नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मिशन शेखावत एनडीए टीम की ओर से। विद्यार्थियों, आज कक्षा 12 के अनिवार्य हिंदी विषय को मॉडल पेपर जो है उसका हल करेंगे हम। तो मॉडल प्रश्न पत्र हल करने से पहले आपसे निवेदन है स्टूडेंट्स, आपके लिए हमारी टीम इस वैश्विक महामारी के समय कोरोना के कारण जो सभी परिस्थितियां बाधित हो चुकी हैं, आपकी पढ़ाई बाधित हुई, उसमें भी इन विपरीत परिस्थितियों में हमारी टीम आपके लिए लगातार कार्य कर रही है। तो स्टूडेंट्स, आपका भी दायित्व बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में शेयर कर दीजिए। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम हिंदी अनिवार्य का कक्षा 12 का मॉडल प्रश्न पत्र। देखिए, प्रश्न संख्या 1 की चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 1, नीचे दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कर उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में दीजिए। स्टूडेंट्स, अच्छा प्रश्न है। भाषा के चिन्हों को प्रकट करने का माध्यम है, भाषा के चिन्हों को प्रकट करने का माध्यम ऑप्शन जो है विकल्प देखते हैं, ध्वनि, लिपि, व्याकरण और वाक्य। तो स्टूडेंट, इसका आंसर होगा लिपि। अगला प्रश्न है, व्याकरण के आवश्यक रूप से किन तत्वों की विवेचना की जाती है? वर्ण, शब्द, वाक्य या उपयुक्त सभी। तो व्याकरण के आवश्यक रूप से किन तत्वों की विवेचना की जाती है? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, अर्थात वर्ण, शब्द और वाक्य तीनों की विवेचना की जाती है। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त और सर्वव्यापी माध्यम है। देखिए, इस समय जो अभिव्यक्ति का आप कह सकते हो सशक्त और सर्वव्यापी माध्यम ऑप्शन में दे रखे हैं, टीवी, रेडियो, इंटरनेट और फिल्म। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने है इंटरनेट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आमतौर पर समाचार किस शैली में लिखे जाते हैं? उल्टा पिरामिड शैली, संवाद शैली, कथात्मक शैली, रचनात्मक शैली। तो विद्यार्थियों, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लिखे जाते हैं। अगला प्रश्न है, कवि रहीम ने सज्जन व्यक्ति की क्या पहचान बताई? ऑप्शन विकल्प के अनुसार परोपकारी, उत्तम स्वभाव, अभिमान रहित, उपरोक्त सभी। तो विद्यार्थियों, कवि रहीम के अनुसार सज्जन व्यक्ति होता है वो उसकी विशेषताओं के तहत वह परोपकारी होता है, उत्तम स्वभाव का होता है, अभिमान रहित होता है, अर्थात इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, जादू टूटता है उषा का में जादू का अर्थ है तमाशा, खेल, आकर्षण, मनोरंजन। तो विद्यार्थियों, आपके सामने है, आपको चेक करना है यहाँ पे कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, तमाशा, खेल और आकर्षण मनोरंजन में, तो इसका आंसर होगा आकर्षण। अगला प्रश्न है, तेरी कुड़माई हो गई कथन में निहित भाव अवसाद, असफलता, निश्चल, प्रेम, वेदना। विद्यार्थी, इसका आंसर होगा निश्चल प्रेम। अगला प्रश्न है, गाय करुणा की कविता है, ये किसने कहा? महादेवी वर्मा, महात्मा गांधी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और महर्षि पतंजलि। तो विद्यार्थियों, इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। पब्लिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, हिंदी रूपांतरण जो है उसके बारे में पूछा गया पब्लिकेशन का। तो देखिए, विकल्प ए प्रस्ताव, ब प्रावधान से प्रकाशन, द वितरण। तो विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर होगा प्रकाशन। रेजिग्नेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है ए त्यागपत्र, ब संकल्प, सेवा निवृत्ति, आरक्षण। तो विद्यार्थी, इसका आंसर होगा त्यागपत्र यानी ए। प्रश्न संख्या 2 से 5, ये अपठित गद्यांश है। विद्यार्थियों, इसको पढ़कर आपको आंसर देना है। जब भी आप गद्यांश को हल करो, अपठित गद्यांश को, तो आप 2 बार जरूर रीडिंग लगाए और जो मुख्य शब्द है उनको अंडरलाइन कर लें विद्यार्थियों, ताकि आपको शीर्षक वगैरह में आप तुरंत पता चल जाए। देखिए, सद ग्रंथ मानव समाज की अमूल्य निधि है। इस निधि की समानता में समाज के पास अन्य कोई संपत्ति नहीं है। मानव अपने जीवन के लिए कुछ भी तो उत्तम की प्राप्ति करता है, उसमें सदग्रंथों का भी विशेष योगदान है। उत्तम ग्रंथ पुस्तकालय की शोभा मात्र नहीं है, वरन मानवीय गुणों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप किसी भी विषय की अच्छी पुस्तक लीजिए, वह आपकी ज्ञान वृद्धि करेगी, आपकी चीर पिपासा शांत करेगी। जीवन के ऊंचे आदर्शों की स्थापना भी ये ग्रंथ रत्न करते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम की त्रिवेणी का स्रोत इन्हीं ग्रंथों में से है। ये मानव जीवन के सच्चे साथी और एकमात्र हितैषी है। मानव एक दूसरे को धोखा दे सकता है, किंतु अच्छा ग्रंथ सर्वोच्च सुख की अनुभूति प्रदान करता है। जिस प्रकार अच्छे ग्रंथ कल्याण के वाहक हैं, उसी प्रकार बुरी पुस्तक उतनी अनिष्टकारी होते हैं। ऐसे निम्न श्रेणी की पुस्तकें सदैव त्याज्य है। तो विद्यार्थियों, इस अपठित गद्यांश को जब आपने पढ़ा तो अब देखिए प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न संख्या जो है 2, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है, तो आपको पता है, आपने पढ़ा तो उससे स्पष्ट पता है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है सदग्रंथों का महत्व है। जो अच्छे ग्रंथ है उनके महत्व के बारे में यहाँ कहा गया है। प्रश्न संख्या 3, मानव जीवन में सदग्रंथों का विशेष योगदान क्या है? मानव अपने जीवन में जो अच्छा सीखता है, उत्तम ज्ञान प्राप्त करता है, उसमें सदग्रंथों का विशेष योगदान होता है।
प्रश्न संख्या 4, किस प्रकार की पुस्तकें त्याज्य हैं? देखिए ये साफ साफ दे रखा है यहाँ पर, बुरी पुस्तकें जो है, निम्न श्रेणी की पुस्तकें वो त्याज्य हैं। विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 5 की चर्चा करते हैं। मानव जीवन के सच्चे साथी और एकमात्र हितैषी किसे कहा गया है? सद्ग्रंथों को कहा गया है। प्रश्न संख्या 6 से 9 की चर्चा करते हैं। ये भी अपठित गद्यांश को देखकर ही आपको उत्तर देने। संबलों की सुयोग न चला जाए, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रस्त करो अपना, प्रशस्त करो अपना, अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। विद्यार्थियों आपको इस गद्यांश को, जो पद्यांश दिया गया है, उसको देखना है, पढ़ना है और उसके आधार पर आपको प्रश्नों का जवाब देना है। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है कि पद्यांश का शीर्षक, तो पद्यांश का शीर्षक निराशा का त्याग है। प्रश्न संख्या 7, काव्यांश में मनुष्य को क्या प्रेरणा दी गई? काव्यांश में देखिए कवि ने मनुष्य को प्रेरणा दी कि हमें जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, अच्छे अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। विद्यार्थियों को प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। कवि के सफलता पाने का क्या उपाय है? कवि के अनुसार सफलता पाने के लिए मनुष्य को समय रहते संभल कर अपने सुनहरे मौकों का लाभ उठाना चाहिए। प्रश्न संख्या 9, सुयोग कवि का क्या आश्रय है? सुयोग से कवि का आश्रय है अच्छे अवसर से है। यहाँ कवि ने अच्छे अवसर को न छोड़ने की बात कही है। प्रश्न संख्या 10 है, बिहारी के काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। देखिए बिहारी के काव्य की 2 प्रमुख विशेषताएं, कल्पना की समाहार शक्ति और अलंकारिक कथन शैली, ये 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रश्न संख्या 11, साजी चतुरंग सेन अंग में उमंगधारी, उक्त पंक्ति में चतुरंग सेन से क्या आश्रय? विद्यार्थियों यहाँ चतुरंग सेन का आश्रय सेना के चारों अंग, पैदल, रथ, हाथी और घोड़े पर सवार सेना से है। खंड ब की चर्चा करते हैं यहाँ पर। प्रश्न संख्या 12, कि स्वयं को शासन सचिव शिक्षा विभाग मनोज कुमार मानते हुए राज्य के समस्त संस्था प्रधानों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुनिश्चित हेतु अर्थशास्त्रीय पत्र लिखना है। तो विद्यार्थियों अर्थशास्त्रीय पत्र का प्रारूप आपको ध्यान रखना है, फिर चाहे आपको कुछ भी दिया जाए, अर्थशास्त्रीय प्रारूप पत्र के बारे में कहा जाता है तो उसके अनुसार आप लिख दें। तो सबसे पहले राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग शासन सचिवालय जयपुर आएगा, यहाँ पत्र का क्रमांक लगेगा। विद्यार्थियों ये पत्र क्रमांक लिखा जाएगा, उसके पश्चात यहाँ दिनांक आएगी और जो शासन सचिव है उनका नाम और पदनाम आ जाएगा और समस्त संस्था प्रधान राजस्थान को लिखा जा रहा है। राजस्थान के राजकीय विद्यालय शिक्षा के आधारभूत केंद्र, इसमें ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी अत्यधिक संख्या में अध्ययन करते हैं, अतः विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए समयबद्ध कार्य योजना शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार समस्त गतिविधियां संचालित करना, प्रतिभावान छात्रों को प्रोत्साहन देना तथा पिछड़े छात्रों पर अत्यधिक ध्यान देकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जाए। आशा है आप इस विषय पर विचार विमर्श कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल देंगे। प्रेषित, जिसको भेजा जा रहा है, समस्त संस्था प्रधान राजस्थान और भावदीय श्रीमान मनोज कुमार जी। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आपको ध्यान याद देना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, अर्थशास्त्र के पत्र लिखा जा रहा है तो इसका प्रारूप निश्चित होता है, इस प्रारूप के अनुसार ही आपको ये इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। प्रश्न संख्या 13, लेखक ने किस अर्थशास्त्र को मायावी तथा अनीति शास्त्र कहा है? बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए। विद्यार्थियों यहाँ देखिए बाजार दर्शन पाठ के आधार पर जब बाजार का लक्ष्य तरह तरह के विज्ञापन और प्रदर्शन द्वारा ग्राहकों को छलने और कपटाचारण करने का हो जाता है, तब लेखक ने उस शास्त्र को मायावी तथा अनीति शास्त्र कहा है। प्रश्न संख्या 14 की चर्चा करते हैं। उषा कविता में कवि ने किस तरह के बिंब उभारे हैं? उषा कविता में कवि ने घरेलू बिंब उभारे हैं, जैसे आकाश को राख से लिपा हुआ चौका, काली सी स्लेट, सूर्य की लाल किरणों को लाल खड़िया चाक की रेखाएं बताकर सुंदर बिंब योजना प्रस्तुत की है। प्रश्न संख्या 15 की चर्चा करते हैं। देखिए विद्यार्थी पूछा गया, सूर्यास्त के समय हिम शिखरों पर कैसा दृश्य दिखाई दिया है? ठेले पर हिमालय पाठ के आधार पर बताइए। विद्यार्थियों सूर्यास्त के समय सूर्य की पीली किरणें हिमालय पर पड़ने से ग्लेशियरों में पिघलती हुई बर्फ केसर सी प्रतीत होने लगती है, फिर बर्फ कमल के लाल फूलों की तरह दिखने लगती है तथा घाटियां गहरी पीली दिखाई देने लगती है। इस प्रकार हिमालय के शिखरों में लाल पीली नीली आभा बिखरने लगती है। प्रश्न संख्या 16, कल देखते नहीं यह रेशम का कड़ा हुआ सालो, लड़की के इस कथन का बालक लहाना सिंह के मन पर क्या असर पड़ा? लड़की के उस कथन को सुनकर देखिए बालक लहाना सिंह का हृदय दुख, ग्लानि और क्षोभ से भर गया। तब वह घर जाते समय क्षोभ आवेश में उसने रास्ते में एक लड़की को मोरी में धकेल दिया, एक छाबड़ी वाले को गिरा दिया, ठेले में दूध उड़ेल दिया, तब जाकर घर पहुंचा। इस प्रकार इच्छा के विपरीत कार्य होने से उसके मानसिक दुख पहुंचा। प्रश्न संख्या
17। अंत में एक ऐसा निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ। निर्मम सत्य क्या था? गाय की असाध्य बीमारी के बारे में जब डॉक्टरों ने बताया कि गाय को गुड़ की डली के भीतर सुई रखकर खिला दी गई, तब यह निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ कि स्वार्थी और निर्दयी ग्वाले ने गाय को गुड़ की डली में सुई खिला दी है। प्रश्न संख्या 18 की चर्चा करते हैं। यमक अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। विद्यार्थियों यहाँ देखिए, किसी भी काव्य में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए तथा अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो तो वहां यमक अलंकार माना जाता है। उदाहरण के लिए, कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, वा पाए बोराग जग या खाए बोराय। उक्त कथन में देखिए कनक दो बार आए। प्रथम कनक शब्द का अर्थ सोना है, एक धातु जो है, और दूसरे कनक शब्द का अर्थ धतूरा जो नशीला पदार्थ है। इस प्रकार से यमक अलंकार में अलग अलग अर्थ मिलते हैं। प्रश्न नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, तातन की सांझे परे श्याम हरि दुति होय। इस पद में निहित अलंकार को स्पष्ट कीजिए। इस दोहे में श्लेष अलंकार है, जहां एक ही शब्द के अलग अलग संदर्भ में भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं, वहां श्लेष अलंकार माना जाता है। इस दोहे में जैसे हरित शब्द के दौड़ते हरा रंग एवं प्रसन्न होना, तो यहाँ श्लेष अलंकार है। विद्यार्थियों खंड 6 की चर्चा करते हैं। खंड 6 कवि शमशेर बहादुर सिंह तथा जैनेन्द्र कुमार का साहित्य परिचय देना है। तो देखिए, कवि शमशेर बहादुर सिंह का साहित्य परिचय की चर्चा करते हैं। बिंब धर्मी कवि के रूप में विख्यात शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 1911 में देहरादून में हुआ। विद्यार्थियों, इनकी कविता में प्रगतिशील वैचारिकता, प्रयोग धर्मी शिल्प विद्या का अनूठा संगम मिलता है। कवि द्वारा रचित सौंदर्य के अनूठे चित्र मन को बातें हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, कुछ कविताएं और कुछ और कविताएं। इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुझे होड़ है मेरी, उन्होंने उर्दू हिंद कोश का संपादन भी किया है। अब चर्चा करते हैं जैनेन्द्र जी की। इनमें से एक की देनी थी, तो आपको विद्यार्थियों अपने शिक्षक की सहायता से भी आप अन्य भी देख सकते हो। इस प्रकार से एक साहित्य परिचय का एक प्रश्न आएगा। विद्यार्थियों, कक्षा 12 के अनिवार्य हिंदी विषय के जो मॉडल प्रश्न पत्र 1 की चर्चा कर रहे हैं हम, इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल है ई स्माइल स्टडी, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो स्टूडेंट। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसका आगामी जो प्रश्न है, आगामी प्रश्नों का पार्ट 2 वीडियो जल्दी ही आपको मिलेगा। तब तक विद्यार्थियों, इस कोरोना काल में घर पर रहकर लॉकडाउन में अध्ययन जारी रखें। धन्यवाद। एक बार पुनः लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।